तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट था जीएस पेपर 1 का, और जीएस पेपर 1 में जो 3 सेगमेंट होते हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इशू. So in this segment we will be discussing about the questions which appeared from social issue section. सोशल इशू वाले टॉपिक से इस टेस्ट में आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए थे. In this short discussion we will try to deal with those questions. देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, we will try to discuss the format. क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है. आप अपनी क्रिएटिविटी को मत खत्म कर दीजिएगा, आप अपनी क्रिएटिविटी को रखिए, बट हाँ, आपके आंसर में जो कुछ मेजर इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स या मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते थे, वी विल ट्राई टू डील विद दोस. ठीक, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, कैसे आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर पाता. ओके, तो लेट्स डायरेक्टली कम टू आवर डिस्कशन. देखिए आपकी इस टेस्ट में 9th नंबर जो क्वेश्चन था दैट वाज डायरेक्टली फ्रॉम द सोशल इशू सेगमेंट. आपके सिलेबस में सीधे एक टॉपिक मेंशन्ड है, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक था और ये क्वेश्चन था क्या, डिस्कस द सोशल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी. नाउ लिसन, यहाँ पर जो बच्चों ने गलती की या फिर जो हम लोगों ने जब कॉपी चेक की तो ज्यादातर बच्चों के आंसर में जो हमें प्रॉब्लम दिखी दैट वाज कि दे इग्नोर्ड दिस पॉइंट सोशल इंपैक्ट. जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी what understanding the actual demand of the question, because until and unless you are not clear with the core demand of the question you will beat around the bushes. तो आप इधर उधर की बस बात करते रहेंगे और एग्जामिनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उन चीजों को पढ़ने में. तो क्वेश्चन के कोर डिमांड को हिट कीजिए तभी मार्क्स मिलेंगे. विथ मी. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो है, आपसे पूछा गया है सोशल इंपैक्ट, वो भी किसका, ग्लोबलाइजेशन का, और वो भी किस पर, कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी पर. तो अगर आप पुरानी कहानियां बता रहे हैं कि क्या पहले हो गया, पुरानी बातें बता रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स, बिकॉज यू हैव टू मोल्ड योर आंसर एज पर द कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी. ठीक है ना, तो आपको कंटेम्पररी कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे, कंटेम्पररी बातें करनी होंगी ताकि आपका आंसर भी जो है वो कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी से एसोसिएटेड दिखे. दूसरी बात, अगर यहाँ पर आप सोशल इंपैक्ट की जगह पर बाकी इंपैक्ट डाल रहे हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट या इकोनॉमिक इंपैक्ट आप डाल रहे हैं, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट विद सोसाइटल डायमेंशन, तो फिर वो पॉइंट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है. विथ मी टिल हियर. नाउ द मेजर थिंग इज, देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद द कीवर्ड. इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? इस पूरी कहानी का हीरो तो ग्लोबलाइजेशन ही है ना. जैसे कि आप मूवी देखते हैं तो मूवी के स्टार्ट होने में सबसे पहले क्या किया जाता है जी, हीरो का इंट्रोडक्शन किया जाता है. तो सिमिलरली यू शुड स्टार्ट सच क्वेश्चंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द एक्चुअल हीरो और द मेजर कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. और इस पूरी क्वेश्चन का हीरो कौन है? इस पूरे क्वेश्चन का हीरो है आपका ग्लोबलाइजेशन. तो आपको पहले ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करके स्टार्ट करना चाहिए, आपको ग्लोबलाइजेशन को समझाना चाहिए, वही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक, तो इस आंसर में आपको स्टार्ट करना था ग्लोबलाइजेशन से. उसमें आप बताते कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वही वसुधैव कुटुंबकम, एक कोट के साथ आप शुरू कर सकते थे, वसुधैव कुटुंबकम. ठीक है ना, दी अर्थ इज आवर फैमिली. तो बताना था आपको कि इट टॉक्स अबाउट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जिसमें क्या है, लोगों का, इसके अलावा आइडियाज का, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का, इसके अलावा मनी का, इसके अलावा प्रोडक्ट का क्रॉस बाउंड्री जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स या फ्लो जो है वो बहुत इजीली हो पाता है. इट टॉक्स अबाउट एलिमिनेटिंग दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. ठीक है, तो ये है आपका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट. फिर आप कनेक्ट कीजिएगा और कनेक्ट करते हुए एक कनेक्टिंग पैराग्राफ में आपको डालना था यहाँ पर कि आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन अपीयर्ड और ग्लोबलाइजेशन केम टू इंडिया. ठीक है, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमने अपने बाउंड्री जो है वो वर्ल्ड के लिए खोल दी. अब यहाँ पर आप चाहें तो सीधे एक हेडिंग भी बना सकते हैं कि सोशल इंपैक्ट, या इंपैक्ट करके आप हेडिंग बना लीजिएगा. इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को सीधे सीधे पता चल जाएगा कि यहाँ से इसने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट किया है. फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सोशल इंपैक्ट दिखाना चाहते हैं कंटेम्पररी सोसाइटी पर, तो आप सोसाइटी से रिलेटेड अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अपने आंसर को ब्रेक कर सकते हैं. तो जैसे कि आप बता देते कि फैमिली सिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो आप बता देते कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ज्वाइंट फैमिली में न्यूक्लियराइजेशन की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रहा है. आप बताते कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है. उसमें आप मेंशन कर सकते थे कि जो ट्रेडिशनल नोशंस है मैरिज वगैरह से रिलेटेड, दे आर डिक्लाइनिंग. आज नए तरह के ट्रेड्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि लीगल पार्टनर, लिव इन रिलेशनशिप, कोहैबिशन, इस तरह के ट्रेड्स इमर्ज हो रहे हैं.
तीसरा पॉइंट आप मेंशन कर सकते थे कि इस कारण से एजुकेशन एज अ सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उसमें आप आराम से बता सकते थे कि मॉडर्न एजुकेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन आ रहा है, लोगों में रैशनैलिटी बढ़ रही है, रैशनल एजुकेशन सिस्टम इज रिप्लेसिंग द अर्लियर रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। इस तरह के पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते थे। फिर फोर्थ पॉइंट पर आते आप बताते कि वुमेन के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। उसमें आप अच्छे से समझा सकते थे कि कैसे धीरे-धीरे हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वुमेन रिलेटेड मूवमेंट्स इमर्ज हो रहे हैं, वुमेन डिमांड्स या फिर जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड बातें हो रही है। वुमेन पर पॉइंट आपने लिखा। देन यू शुड मूव टुवर्ड्स व्हाट यूथ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप यूथ के ऊपर बताते हैं कि कैसे जो है यूथ को नए-नए एवेन्यूज मिल रहे हैं, नए-नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, ठीक है? जॉब्स के नए एस्पेक्ट्स खुल रहे हैं। एक फिर आप बता सकते थे अगर इकोनॉमिक्स वाला भी आप पॉइंट डालना चाहें तो आप इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट डालिए, बट देन यू विल हैव टू मोल्ड इट टुवर्ड्स सोसाइटी। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस कारण से जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बढ़ी है, उस कारण से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, ठीक है ना? पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हुआ है, माल न्यूट्रिशन कम हुआ है, पॉवर्टी कम हुई है, व्हिच हैज रिजल्टेड इन व्हाट देयर ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट एज वेल। तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। Now you will have to modify it or you will have to go towards the other aspect. आपको हेडिंग बनाना होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या थे। तो नेगेटिव इंपैक्ट की भी तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। आपको बताना होगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज नॉर्म्स थे, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू कंज्यूमरिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। ठीक है ना? फैमिली का ब्रेकडाउन हो रहा है, ओल्ड एज से संबंधित नए-नए प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है? आप बताइएगा कि टेक्नोलॉजी के कारण नए फॉर्म ऑफ क्राइम्स इमर्ज हो रहे हैं सोसाइटी में। तो इस तरह से आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी चर्चा करनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर जो होगा वो बैलेंस्ड हो पाएगा। तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव बता देने से ही आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, यू विल आल्सो हैव टू डील विद द नेगेटिव एस्पेक्ट एज़ वेल। ठीक है? तो इस तरह से आप इस 10 मार्कर को आराम से डील कर सकते थे। अगर आप 5 पॉइंट भी लिख देते पॉजिटिव एस्पेक्ट में और अगर आप 3 पॉइंट भी लिख सकते थे नेगेटिव एस्पेक्ट में, तो 8 तो पॉइंट ही हो गए। एक इंट्रोडक्शन वाला, उसका अलग से पॉइंट, और मान के चलिए क्या कि एक कंक्लूड करते वक्त आप डाल देते, तो आराम से आप एक बैलेंस्ड आंसर इस तरह से बना सकते थे। ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या था? आपका अगला क्वेश्चन है कि जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया इज अ डिस्टेंट ड्रीम। ये एक लाइन है और उसी को आपको इल्यूसिडेट करना है। इल्यूसिडेट करना है मतलब आपको इसी को खोलकर समझाना है। ठीक, आपको अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू वेदर इन सपोर्ट ऑफ दिस लाइन और अगेंस्ट दिस लाइन यू विल हैव टू कम अप विथ वेरियस आर्गुमेंट्स। सबसे पहले तो जेंडर इक्वालिटी, पूरी कहानी का हीरो है जेंडर इक्वालिटी। आप चाहें तो जेंडर को समझाकर बता सकते हैं कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है? और जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट जेंडर्स के बीच में इक्वल सोसाइटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन को इंश्योर करना। अब देखिए यहीं पर आपका आंसर का डायमेंशन खुल गया। जैसे ही आपने ये लिखा तो आपके आंसर का पहला पैराग्राफ बन जाएगा या पहला पॉइंट बन जाएगा सोशल, दूसरा बन जाएगा इकोनॉमिक, तीसरा बन जाएगा पॉलिटिकल। लीजिए यहीं पर खुल गया। अब सोशल में आप अलग-अलग बाँट कर दिखा सकते हैं कि क्या है कि सोशल लेवल पर कल्चर में किस तरह की चीजें हैं, या फिर फैमिली के लेवल पर जो है वो किस तरह की जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आप बता सकते हैं क्या कि मैरिज वगैरह इंस्टीट्यूशन में किस तरह से जेंडर इक्वालिटी आज की प्रॉब्लम है। ठीक है? तो जेंडर इक्वालिटी को कैसे आज की एक डिस्टेंट ड्रीम है, आपको इस चीज को समझाना है। नाउ लिसन, यहाँ पर मेजर चीज क्या हो जाएगा या फिर बाकी स्टूडेंट्स के आंसर से आपके आंसर को डिफरेंशिएट क्या करेगा, वो रहेगा आप कैसे अपने आंसर, अपने आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में डेटा फैक्ट डाल रहे हैं। तो आपके पास यहाँ कुछ डेटा होनी चाहिए, तभी आपके आर्ग्यूमेंट्स जस्टिफाई हो पाएंगे या फिर उनमें वो इंपैक्ट आ पाएगा। तो यू विल हैव टू कोट हियर एनसीआरबी डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हर साल पिछले साल के कंपैरिजन में द परसेंटेज ऑफ क्राइम और द नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो कैसे हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आपको मेंशन करना होगा कि जब तक डाउरी जो है वो आज भी एनसीआरबी का डेटा कहता है कि मोर देन 90% ऑफ इंडियन मैरिजेस आर डन ओनली बाय टेकिंग डाउरी। तो कैसे जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। आप बताइए आज भी फैमिली में जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड रूल्स हैं, डिस्पाइट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, अरे कानून अपनी जगह है, लेकिन सोसाइटी में क्या चीजें हो रही है, हम तो यहाँ सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना। तो आज भी जो है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड राइट्स नहीं है महिलाओं के पास। गेटिंग माय पॉइंट। आप आज बताइएगा कि आज भी जो है वो मेल मेटा प्रेफरेंस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, फीमेल फेटिसाइड इज प्रेजेंट इन सोसाइटी। डेटा कोट कीजिएगा, एनएफएचएस 5 का डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कोट कीजिएगा। ठीक है? आप बताइए कि महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एनएफएचएस 5 क्लियरली बताता है कि 57% ऑफ इंडियन वुमेन आर एनेमिक, यानी कि माल न्यूट्रिशन की समस्या उनमें बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो इस तरह से आप सोसाइटल लेवल पर किस तरह से
क्या है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर से रिलेटेड, उस चीज को जस्टिफाई करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आपको पॉइंट्स डालने थे कि आज भी पिंक कॉलर जॉब्स महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम इसी जॉब में जाओ। आपको मेंशन करना था यहाँ ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट करती है कि महिलाओं को एक लेवल से ऊपर जो है वो बढ़ने नहीं दिया जाता है। आपको बताना था क्या कि यहाँ पर कि महिलाओं को जो है वो कई सारे जॉब्स में प्रेफर नहीं किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन आज भी देखने को मिलता है। इस तरह से आप इकोनॉमिक वाले डायमेंशन को टैकल कर सकते थे। तब आपको पॉलिटिकल डायमेंशन में आना था। इससे बढ़िया और क्या एग्जांपल हो सकता था, आप बताते कि 545 सीट्स के लिए हमने वोट किया है अभी रिसेंट इलेक्शन में, ठीक है ना, लोकसभा इलेक्शन में कितनी, ओनली 74 आर विमेन। पिछले बार से तो और कम ही हो गया है। तो आप बताइए कि पॉलिटिक्स में जो है वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेस देन 15% चल रहा है। एक ऐसी कंट्री जहां पर 50% ऑफ द पॉपुलेशन अप्रॉक्स विमेन है, तो वहां पर 15% रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इंश्योर हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों में से किसी ने नहीं सोचा होगा इस आंसर में, और जो आपको मेंशन करना था, जैसे ही आप जेंडर टर्म देखते हैं आपके दिमाग में केवल मेल फीमेल आने लग जाता है। एक बात बताइए, LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, जेंडर क्वीर, उनसे रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी तो जेंडर इक्वालिटी वाले मुद्दे में आएंगे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है अभी हाल फिलहाल में, इतनी सारे जो है मुद्दे चल रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर, तो आपको एक पैराग्राफ डालना था ना यहाँ पर, जिसके थ्रू आप उनके जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड बातों को भी यहाँ पर मेंशन करते। ठीक, किसी ने नहीं लिखा था, मैंने कॉपीज चेक किए हैं सारे, किसी ने भी इस डायमेंशन के बारे में सोचा नहीं था। तो आपको ये मेंशन करना था यहाँ पर, एक पैराग्राफ उसके बारे में भी मेंशन करते, और फिर आप जब खत्म कर रहे होते तो पॉजिटिव में आप बताते कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग इन दिस डायरेक्शन। आप वहां पर कुछ स्कीम्स वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर वुमेन हेल्पलाइन एंड ऑल दोस थिंग्स, इस तरह की बातों के साथ आप अपने आंसर को डील कर सकते थे। क्लियर है? या फिर पॉजिटिव नोट पर आप एंड करना चाहते थे तो आप NFHS 5 का वो डेटा कोट कर सकते थे कि जहां पर पहले सेक्स रेशियो कम था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन NFHS 5 हमारा सेक्स रेशियो जो है वो पॉजिटिव हुआ है, यानी कि महिलाएं 1020 हो गई है पर 1000 मेल अकॉर्डिंग टू NFHS 5 डेटा। तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव नोशन में भी अपने आंसर को एंड कर सकते थे कि ऑल्दो अभी डिस्टेंट ड्रीम है बट वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। क्लियर? तो इस तरह से आप इस आंसर को भी डील कर सकते थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। फिर है आपका 19th नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये 15 मार्कर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर था जिसमें आपको 250 वर्ड्स में आंसर करना आपसे एक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इंडियन सोसाइटी सेक्युलर, जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग एग्जांपल्स। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं 90% बच्चों ने क्या गलती की है, जरा ध्यान से सुनिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्युलर सोसाइटी एंड सेक्युलर स्टेट। आपने जो आंसर लिखा है ना पॉलिटी वाला, जो आर्टिकल 25 और आप जो प्रीएम्बल कोट कर करके बता रहे थे, दैट इज टॉकिंग अबाउट सेक्युलर स्टेट नॉट सेक्युलर सोसाइटी। समझ रहे हैं? यहाँ क्वेश्चन है सेक्युलर सोसाइटी। सबसे बड़ा ब्लंडर यही किया है आप लोगों ने, आपको पूरा डायरेक्शन ही भटक गए हैं। यहाँ पर आपको समझाना था कि सेक्युलर सोसाइटी का क्या मतलब है। देखिए, सेक्युलर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन में या फिर आपके पब्लिक इंटरेक्शन में रिलीजन एक रोल प्ले नहीं कर रहा होता है। आप इस कारण से किसी से बात कर रहे हैं या किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सोसाइटी। तब है वो एक सेक्युलर सोसाइटी। आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि वेस्टर्न में जो है वो इक्वी डिस्टेंस और या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें सेक्युलर स्टेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आप उसकी हल्की सी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा आंसर तो आपका सेक्युलर सोसाइटी पर होना चाहिए ना जी। तो आप लोग तो सेक्युलर स्टेट बताते रह गए पूरे आंसर में। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जाकर एक बार तैयार कर लीजिएगा अगर आपको इन दोनों चीज में प्रॉब्लम है तो। ठीक, सेक्युलर स्टेट एंड सेक्युलर सोसाइटी। क्लियर है? तो आपको ये बात यहां पर मेंशन करना था क्या कि इंडिया सेक्युलर स्टेट जरूर है बट इंडियन सोसाइटी सेक्युलर बनने के प्रोसेस में है। आपकी इस आंसर का कंक्लूजन या फिर आपकी इस आंसर का क्रक्स क्या होना चाहिए था कि इंडियन सोसाइटी इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हम सोशलाइजेशन बोल रहा हूं, सेक्युलराइजेशन, सॉरी। ठीक है ना? आपके इस आंसर का जो मेजर थीम होना चाहिए दैट शुड बी इंडियन सोसाइटी इज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ सेक्युलराइजेशन। मतलब हम धीरे धीरे सेक्युलर बन रहे हैं, ये होना चाहिए था आपके इस पूरे आंसर का थीम। तो आप लोग आंसर में खाली आर्टिकल कोट कर करके जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक बात बताइए, आर्टिकल कोट करने के लिए आपका पेपर 2 है ना, पेपर 1 है। यहाँ पर आप एक दो जगह डालेंगे कि पूरा का पूरा आंसर में आप आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 सारा डाले पड़े हैं। ठीक, तो उससे आपका आंसर जो है वो सोसाइटी वाला थोड़ी बन रहा है, वो तो पॉलिटिकल वाला आंसर बन रहा है, एंड विच इज नॉट द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना था, आपको समझाना था कि एक सेक्युलर सोसाइटी का क्या मतलब है।
ठीक, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, आपको बताना था कि इंडियन सोसाइटी अभी सेक्युलर बनने के प्रोसेस में है। हमारे यहाँ सेक्युलर स्टेट तो है, लेकिन सेक्युलर सोसाइटी नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सेक्युलरिज्म जो है वो इनर डिमांड से नहीं आया था, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में इनर डिमांड था। मतलब पहले सोसाइटी सेक्युलर बन गई थी और तब सेक्युलर स्टेट बना था। हमारे यहाँ उल्टा हुआ है, हमारे यहाँ सेक्युलर स्टेट को इम्पोज कर दिया गया है एक रिलीजियस सोसाइटी पर। आप देखिए ना, इंडिपेंडेंस के टाइम हम क्या कर रहे हैं जी, हम हिंदू मुस्लिम करके जो है वो झगड़ा कर रहे हैं। पूरे भारत में जो है वो चारों तरफ ह्यूमन क्या बोलते हैं ये राइट्स फैले हुए हैं, और उस टाइम जो है वो हम अडॉप्ट कर ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कि इंडियन सोसाइटी, इंडिया विल बी सेक्युलर स्टेट। कैसे हो सकता है? तो हम एक रिलीजियस सोसाइटी के ऊपर एक सेक्युलर स्टेट को इम्पोज किए हैं। तो धीरे धीरे होगा सोसाइटी सेक्युलर बनेगा। आपको यहाँ पर मेंशन करना था कि कैसे हमारे यहाँ धीरे धीरे सर्वधर्म संभाव, ठीक है ना, हमारे पर्सनल रिलेशन में अब चीजें कम हो रही है। आपको मेंशन करना था कि अर्बन रीजन में जो है वो रिलीजियस नोशन या फिर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं। फिर आपको दूसरे पार्ट में आना था और दूसरे पार्ट में आके बताना था बट डिस्पाइट दिस फैक्ट्स कई सारे जो है वो हमारे यहाँ राइट्स वगैरह होते रहते हैं। आपको एग्जाम्पल कोट करना था, धर्म के आधार पर झगड़े होते रहते हैं। आपको बताना था खालिस्तान मूवमेंट, आपको बताना था यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट्स, आपको बताना था थोड़ा यहाँ पर कोट करना था कि क्रिश्चियन और मुस्लिम हिंदूज के बीच में जो दिक्कत होते रहते हैं, ठीक है ना, कन्वर्जन एंड ऑल दोज थिंग्स को लेकर। तो इन दोनों प्रोज मतलब कैसे जो है वो इंडियन सोसाइटी सेक्युलर है, और दूसरे पार्ट में कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनके साथ आपको कंक्लूड करना था कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सेक्युलर। ठीक है, इस तरह से आपको इस आंसर को टैकल करना था। The last one is how does unity in diversity represent the true character of Indian society? Unity in diversity बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक आराम से आपको इसमें सारे डायमेंशन खोलने थे। यूनिटी डाइवर्सिटी, आप थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के बारे में बताते कि इंडियन सोसाइटी वो जो आपके पास लाइंस वगैरह रहते हैं कि इज द मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी, इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पहला पैराग्राफ बनता रिलीजन के बेसिस पर कैसे डाइवर्सिटी है। दूसरा पैराग्राफ बनता उसमें बताएंगे आप कि 8 मेजर रिलीजन वर्ल्ड के यहीं पर है, जिसमें से 4 तो इंडिया में ही पैदा हुए हैं। फिर उसके अलावा कि इन मेजर रिलीजन के अलावा कई सारे माइनर रिलीजन भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक ऑल दे हैव बीन कोएग्जिस्टिंग टुगेदर सिंस वेरी एंशिएंट टाइम्स, ठीक है ना। छिटपुट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते रहते हैं, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट ठीक इंडिया में ये सारे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दूसरा पॉइंट आपका आता है रेस, कई डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं। आपको बताना था कि प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, फिर उसके अलावा जो है वो आपके मेडिटेरेनियन, उसके अलावा आपको मेंशन करना था मंगोलॉइड, आपको मेंशन करना था नेग्रीटो, कि कई सारे अलग अलग रेस के लोग जो है वो इंडिया में कोएग्जिस्ट करते हैं। आप देख लीजिए ना इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। आप चाहें तो मैप बनाकर बता सकते थे इंडिया का मैप कि किस रीजन में किस तरह के रेस रहते हैं, एक डायग्राम भी आ जाता आपके आंसर में, आपका प्रेजेंटेशन और इंप्रूव हो जाता। फिर तीसरा पॉइंट आपको मेंशन करना था लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे डाइवर्सिटी दिखती है। ठीक, आपको बताना था क्या कि इंडिया में जो है वो अगर लैंग्वेज और डायलेक्ट की बात करें तो देयर आर मोर देन 10,000, 19,000 का नंबर आता है। ठीक, अलग अलग रीजन में भाषाएं बोली जाती है। तो लैंग्वेज के बेसिस पर आपको डाइवर्सिटी दिखाना था। फिर उसके अलावा आपको मेंशन करना था कि हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। अब कल्चरल डाइवर्सिटी को फिर आप फर्दर कई सारे पॉइंट्स में तोड़ सकते थे कि कितने अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। आप हर रीजन के दो चार, अरे नॉर्थ का एक फेस्टिवल डाल देते, साउथ का एक फेस्टिवल, ईस्ट का एक फेस्टिवल, वेस्ट का एक फेस्टिवल, और हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक अलग से फेस्टिवल डाल देते, डाइवर्सिटी दिख जाती। फूड में आप डाइवर्सिटी दिखा सकते थे, वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली क्लोथिंग में आप डाल देते अलग अलग, फिर आप डाल देते डांस में अलग अलग। बस चार्ट ही तो बनाना था। ठीक है, तो इस तरह से आप कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखा सकते थे। फिर आप एक पैराग्राफ डालिए और उसमें डालिए कि डिस्पाइट सो मच डाइवर्सिटी वी हैव बीन मतलब कोएग्जिस्टिंग टुगेदर ड्यू टू सर्टेन वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये सारी चीजें हैं। हमारा जो स्टेट है या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह के यूनिटी इन डाइवर्सिटी के वैल्यूज को प्रमोट करता है। आप बताइए माइनॉरिटीज वगैरह को प्रिजर्वेशन मिलता है वेदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर आप थोड़ा मोड़ा कोट कर सकते हैं एक आधा कोई पॉइंट आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा बताइए हमारी फिलोसफीज जो है, भारत की जो फिलोसफीज रही है वो क्या करती है जी, को एग्जिस्टेंस पर बिलीव करती हैं या फिर उसकी बात करती है। तो ड्यू टू आवर फिलोसफिकल रीजन, ड्यू टू आवर वैल्यूज सिस्टम, ड्यू टू आवर पॉलिटिकल सिस्टम, इस कारण से क्या है कि हम यूनिफाइड रहे हैं। और आपका आंसर ये खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने ये डायमेंशन ही नहीं डाले हैं। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लिखना शुरू कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है। 1 मिनट तो कम से कम ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। एक बार स्ट्रक्चर तो कीजिए अपने माइंड में कि क्या लिखूँ, क्या बाद में लिखूँ, कब कैसे लिखना है। वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, आप लोग लिखना शुरू कर देते हैं और फिर आपको पॉइंट याद आते हैं और फिर आप उसको उस फ्लो में कहीं न कहीं सेट करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से आंसर के स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे भी आंसर लिखे हैं, ठीक है ना? तो कोई नहीं, इसको एक लर्निंग प्रोसेस के रूप में लीजिए, जहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को सुधारना है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। धीरे-धीरे जो है वो आपके आंसर में अच्छे स्ट्रक्चर्स आने लग जाएँगे, अच्छा कंटेंट आने लग जाएगा। So with this hope, I will conclude my discussion. All the very best. Thank you.